कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर अश्विनी शर्मा। आज आपसे बातचीत का विषय रहेगा डेंगू, कारण, लक्षण और उपचार। डॉक्टर अश्विनी शर्मा, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भारती जी, मुझे यहाँ कार्यक्रम में बुलाने के लिए, और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। डॉक्टर शर्मा, ये जो मौसम है, जब बरसात कम होने को होती है और सर्दियों का मौसम आ रहा होता है, तो ये काफ़ी परिवर्तनशील होता है ये समय हर लिहाज से। और इस दौरान कई वायरस और बैक्टीरिया सक्रिय हो जाते हैं और इसी दौरान सुनने को मिलता है डेंगू बुखार। देहरादून में खास तौर से इसके ज़्यादा मरीज हम विगत कई वर्षों से देख रहे हैं और इसका प्रकोप बढ़ जाता है। आज हम आपसे जानेंगे कि वास्तव में डेंगू है क्या। डेंगू का जो कारण है, जो कॉजेटिव एजेंट है, वो एक वायरस होता है। ये जो वायरस हैं, ये 4 टाइप के वायरस होते हैं, जिनको डेनसीर 1, 2, 3, 4 के नाम से हम जानते हैं मेडिकल टर्म्स में। यही जो वायरस है, यही किसी अगर एक हेल्दी इंडिविजुअल में एंट्री कर जाएं, किसी भी कारण से एंट्री कर जाएं, जो कि मुख्य तौर पे एक मच्छर के काटने से होता है, तो उस आदमी को, उस व्यक्ति विशेष को डेंगू नाम की बीमारी से संक्रमण हो सकता है, हो जाता है। तो डॉक्टर शर्मा, ये जो डेंगू का बुखार है, ये कितने दिन तक रहता है? आमतौर पर ये 5 से 7 दिन तक इसका बुखार का हम जो अवधि हम देखते हैं, 5 से 7 दिन तक रहती है। तो इसमें मुख्य दिक्कत क्या हो सकती है? देखिए, जो डेंगू के मुख्य लक्षण है, जब हमारे पास पेशेंट आता है तो उसको तेज बुखार होता है, जो 101 से 104 तक डिग्री तक चले जाता है। साथ में हेडेक होता है, सर दर्द, आंखों के आसपास दर्द, इसको हम मेडिकल टर्म में रेट्रोऑर्बिटल पेन कहते हैं। उल्टी जैसा मन होता है, कभी कभी उल्टियां भी होती हैं। पूरे शरीर में एक अजीब टाइप का दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है। कभी कभार दस्त वगैरह की भी शिकायत पेशेंट हमारे पास लेके आते हैं। अगर काफ़ी बढ़ जाता है ये बुखार, या बहुत अगर क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, तो कभी कभी पेशेंट अपने लैट्रिन के रास्ते में खून, या किसी भी नाक से खून या मुंह से खून या उल्टी में खून, या फिर काली लैट्रिन आने की भी हमें कंप्लेन के साथ आते हैं। मसूड़ों से भी खून निकल सकता है डॉक्टर जी शर्मा? बिल्कुल, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि डेंगू में प्लेटलेट्स एक काउंट होता है, वो काफ़ी कम हो जाता है। प्लेटलेट हमारे शरीर में हमारे खून का थक्का जमाने में मदद करते हैं। डेंगू बीमारी में इन प्लेटलेट्स काउंट बहुत कम हो जाते हैं, जिससे कि जो खून का थक्का जमने वाली स्थिति होती है वो बहुत कमज़ोर हो जाती है, जिससे हमारे शरीर में अंदरूनी तौर पर खून रिसाव हो सकता है, या फिर हमारे जो भी शरीर के छिद्र हैं वहाँ से खून का रिसाव भी हो सकता है। तो जो प्लेटलेट काउंट्स की आप बात कर रहे हैं, ये एक नॉर्मल इंसान में कितना होना चाहिए? देखिए, मिनिमम जो काउंट होता है वो 1.5 लाख के करीबन होना चाहिए। किसी भी वायरल डिजीज में ये काउंट कम हो जाता है, पर डेंगू में खास तौर पर देखा गया है कि ये इतना कम लेवल पे हो जाता है कि जान माल को भी खतरा हो जाता है। इसलिए डेंगू में हमें थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। तो मेडिकल इमरजेंसी जिसे कहते हैं, कब आ सकती है? देखिए, अगर आपका प्लेटलेट काउंट 20-30 हज़ार से कम है, या किसी भी आपके छिद्र, शरीर के छिद्र में खून रिसाव हो रहा है, या लैट्रिन में बहुत कालापन आ रहा है, या बहुत ही कमज़ोरी आ रही है, आप खा पी नहीं पा रहे हैं, तो इस दौरान में आपको एकदम इमीडिएट इमरजेंसी में सहायता की ज़रूरत पड़ती है। इस समय जब हम देहरादून में देख रहे हैं कि इसका प्रकोप बढ़ा हुआ है और प्लेटलेट्स की, जैसे आपने बताया कि इसमें कमी हो जाती है, तो हम देख रहे हैं कि ब्लड बैंक्स में भी प्लेटलेट्स की काफ़ी कमी है और उपलब्धता की कमी है। तो आप क्या कहेंगे? देखिए, जो कमी होती है प्लेटलेट्स काउंट की, और बेसिकली हम इसमें फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा हम चढ़ाते हैं, तो ये जो कमी है, इसमें मैं अपने श्रोताओं को यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान के लिए आगे आएँ, और जिन लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत है, जिससे कि उनको उपलब्धता हो पाए। चूंकि एक मच्छर जनित रोग है, तो थोड़ा बताएं कि वो मच्छर किस प्रकार का है, कौन सी प्रजाति का है, किस तरह से दिखता है और उसकी सक्रियता कब होती है? जी, जो ये मच्छर होता है, बेसिकली हम इसको कहते हैं वेक्टर जनित रोग में आता है। इसमें 6 डिजीजेस होती हैं, उन एक डिजीज में एक डेंगू बीमारी भी है। तो डेंगू बीमारी का जो मच्छर होता है वह अलग टाइप का होता है। जैसे अगर मैं आपको सतही तौर पर बताऊं, तो मच्छर की 4 प्रजातियां होती हैं सतही तौर पर। एक प्लाज्मोडियम होता है, एक डेंगू का एडीज होता है, एक मेंसोनियन होता है, ठीक है। तो इसमें जो एडीज वाला मस्क्यूटो होता है, एडीज इजिप्टाई जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल टर्म में, वो इस डेंगू का वायरस को फैलाने में मुख्य भूमिका अदा करता है। ये जो मच्छर होता है, ये स्वच्छ पानी में
पैदा होता है, अपने अंडे देता है। स्वच्छ पानी मतलब आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर। खासकर जैसे अभी हमने चर्चा के शुरुआत में बात करी थी कि बारिशों का जब मौसम होता है तो हमारे घर के आसपास कुछ जगहों पे जो बारिश का पानी है जो कि स्वच्छ होता है वो इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर। जैसे कि गमले, आजकल त्योहार चल रहे हैं तो हर घर में कहीं कहीं नारियल का इस्तेमाल हुआ है, तो नारियल के जैसे खोल हमने कहीं बाहर फेंक दिया, उसमें पानी इकट्ठा हो गया। गर्मियों का सीजन अभी गया ही है तो कहीं कूलर हमने अभी साइड में रखे हुए हैं। कोई भी प्लास्टिक का कंटेनर, टूटे हुए कप्स, कोई टायर पुराना पड़ा हुआ, वहां पे जो पानी, स्वच्छ पानी बारिश का इकट्ठा होता है, तो एडीज का जो मस्कीटो होता है, मच्छर होता है, ये वहां अंडे दे देता है और वहीं पे पनपता है। तो खासकर हम देखते हैं कि ये सब जो आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर की चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं जहाँ आदमी की आबादी होती है ये वहीं पे मिलते हैं। तो इसलिए ये जो मच्छर है ये जहाँ पे आबादी का क्षेत्र होता है उसके आसपास ही पाया जाता है। और इस मच्छर की जो सक्रियता है वो दिन के समय ज्यादा हो, जैसे सुबह के समय से लेकर शाम तक, तो ये मच्छर उस समय ज्यादातर सक्रिय रहता है और लोगों को शिकार बनाता है। देखिए, आमतौर पर कहा जाता है कि ये जो मच्छर है इसको हम टाइगर मस्कीटो भी कहते हैं, हालांकि उसका बायोलॉजिकल नेम अलग होता है, वो एडीज एल्बोपिक्टस होता है। तो वो भी डेंगू को फैलाने में मदद करता है। तो अगर आप देखें उस पे मच्छर की टांगों पे वाइट स्ट्राइप्स होती हैं, तो इसलिए उसको टाइगर मस्कीटो भी कहा जाता है। तो ये एडीज इजिप्टाई एंड एडीज एल्बोपिक्टस, ये दोनों मच्छर हैं जो कि हमारे भारतवर्ष में डेंगू फैलाने का काम कर रहे हैं। तो ये कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता है? ये करीबन 50 मीटर की ऊंचाई तक हम कहते हैं, पर इसका कोई ऐसा वो नहीं है कि इससे ऊपर ये नहीं जाएंगे। तो इसलिए बस हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे आसपास का जो पानी का कलेक्शन है उसको हम हटा दें, जिससे कि वो हमारे घरों वगैरह में ना आ पाए। अब हम बात करते हैं कि किस तरह के वस्त्र हम पहने जिससे कि सुरक्षित रहा जा सके। जी देखिए, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं प्रिवेंशन की, तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने हैं, जिससे हमारी कलाइयाँ तक ढके रहे और हमारे पाँव की एड़ियाँ तक हमारा कपड़ा ढका रहे। और साथ में हमें, अगर हम बाहर सो रहे हैं तो मच्छरदानी का उपयोग करें। साथ में आजकल जो मस्कीटो रेपेलेंट्स यूज़ हो रहे हैं वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने अभी बताया था, कि हमें अपने घर के आसपास हर जगह चेक करना है, कहीं हम पानी कहीं इकट्ठा तो नहीं हो रहा है, जैसे कहीं टैंकियों का ढक्कन तो नहीं खुला रह गया है, कहीं टैंकियों के जो पानी की टैंकियां हैं उसके आसपास पानी तो नहीं इकट्ठा हो रहा है, या जो भी आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर कहीं हमारे घर के आसपास नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो हमें उसको पूरी तरह से भर देना चाहिए या उस पानी को वहां से साफ कर देना चाहिए। अब थोड़ी संक्रमण पे बात करते हैं डॉक्टर साहब, ये कितनी तेजी से फैलता है और क्या डेंगू के मरीज के आसपास रहने से डेंगू बुखार हो सकता है? देखिए, ये जो बुखार है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये वायरल डिजीज है, तो बेसिकली ये मच्छर के काटने से होता है। अगर हमारे कमरे में मस्कीटो है, मच्छर है, हमारे वातावरण में आसपास है, अगर वो एक डेंगू से संक्रमित आदमी को काटता है और उसके बाद किसी हेल्दी आदमी को काट लेता है, तो डेफिनेटली डेंगू का संक्रमण हो सकता है। लेकिन वैसे संक्रामक नहीं है। वैसे कोई भी वायरल डिजीज संक्रामक होती है, बट जो ऐसे अगर हम डेंगू की बात कर रहे हैं तो इसका इतना बड़ा प्रमाण नहीं है कि किसी के क्लोज कांटेक्ट से आके वो हो सकता है। डॉक्टर साहब, डेंगू को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं समाज में कि जैसे बकरी का दूध है, पपीते का रस है, या और भी इस तरह के बहुत सारे उत्पाद हैं जो जिनका लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, भले ही उनके नतीजे कुछ भी हों, लेकिन इस तरह की भ्रांतियां क्या नुकसानदेह हो सकती हैं? जी देखिए, सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे पेशेंट्स कहते हैं कि बकरी का दूध पीना चाहिए और ये पपीते के पत्ते का रस लेना चाहिए। मेडिकल साइंस में हमारी गाइडलाइंस में अभी तक इन चीज़ों को कहीं भी जिक्र नहीं है। हालांकि कुछ स्टडीज हुई हैं जिसमें कहा गया है कि पपीते के रस पीने से या बकरी के दूध से इम्प्रूवमेंट आती है प्लेटलेट काउंट में। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डेंगू का जो वायरस है वो असर हमारे बोन मैरो पे करता है। बोन मैरो ऐसी चीज होती है हमारी बॉडी में, जो हड्डियों का मज्जा जिसे कहते हैं, वहां पे हमारे प्लेटलेट्स और बाकी ब्लड के प्रोडक्ट्स बनते हैं। जब ये वायरस वहां पे संक्रमण करता है तो कहीं ना कहीं जो प्लेटलेट बनने वाली प्रक्रिया होती है उसको ये स्लो डाउन कर देता है। तो उसमें हम अपने पेशेंट्स को कहते हैं कि जो भी खून बढ़ाने वाली चीजें हैं आप वो खाइए। जैसे हम जो रिकमेंड करते हैं वो है हरी पत्तेदार सब्जियां, हम कहते हैं, जिसे हमें पता है कि उससे आयरन बढ़ता है। हम कहते हैं कि आप सिट्रस फ्रूट लीजिए, ठीक है, नींबू है, जैसे विटामिन सी युक्त चीजें लेनी चाहिए। वो हमारी बॉडी में आयरन, जो हमारे लौह तत्व है हमारे खाने में, उसको बॉडी में एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, वो ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें, जो प्रोटीन वाली चीजें होती हैं, डेफिनेटली हमारी बॉडी में प्रोटेक्टिव फंक्शन का काम करती हैं। तो हम अपने पेशेंट को एनकरेज करते हैं कि आयरन रिच एंड प्रोटीन रिच फूड को ले।
अब हम बात करते हैं कि दवाओं का क्या रोल है। देखिए, जैसे मैंने बताया ये एक वायरल डिजीज़ है, तो दवाओं का खासकर एंटीबायोटिक्स का डायरेक्ट कोई रोल नहीं है ट्रीटमेंट में। जो गाइडलाइंस हमें कहती हैं कि अगर फीवर जैसे है तो सिर्फ पैरासिटामोल गोली का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बाकी और कोई पेन किलर अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो वो कहीं ना कहीं प्लेटलेट्स को कम कर दे। सिर्फ जो सेफ्टी प्रोफाइल जिसका सबसे अच्छा है वो हमारी प्लेन बुखार के लिए पैरासिटामोल का यूज़ होता है। बाकी अगर पेशेंट का कंडीशन अगर ख़राब होती है या वो खा पी नहीं पा रहे हैं या बहुत कमज़ोरी हो रही है, तो अपने नज़दीकी चिकित्सक से परामर्श लीजिए, या हॉस्पिटल में आप परामर्श ले सकते हैं। अगर प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो रहे हैं तो फ्लूइड या ब्लड चढ़ाने की कंडीशन भी आ सकती है। तो मैं अपने श्रोताओं को ये कहूँगा कि अगर कुछ भी आपको लग रहा है ट्रीटमेंट में, अगर या शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो देरी ना करके अपने नज़दीकी चिकित्सक या अपने नज़दीकी अस्पताल में अपनी जांच कराएं और प्रॉपर ट्रीटमेंट। डॉक्टर शर्मा, जो लक्षण आपने बताए डेंगू के, उसमें बहुत सारे लक्षण ऐसे हैं जो कोरोना से मिलते हैं। तो कोरोना और डेंगू के लक्षण नज़र आने के कारण जो हमारे चिकित्सक हैं उनमें भी जो है सटीक निदान को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रहती होगी। आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी, मैं आपको यही कहूँगा कि जैसे बताया ये एक वायरल डिजीज़ है, तो कोरोना भी हमें पता है एक वायरस डिजीज़ है। तो मैक्सिमम जो सिम्टम्स हैं वायरल डिजीज़ के वो सब कॉमन होते हैं। तो आज की डेट में कहना सटीक तौर पर मुश्किल है कि अगर कोई पेशेंट मेरे पास आता है कि ये कोविड वाला पेशेंट है, कोविड-19 से ग्रस्त है या डेंगू से ग्रस्त है, थोड़ा कहना मुश्किल रहता है। हालाँकि हम कुछ हद तक हम साइन एंड सिम्पटम्स पूछ सकते हैं पेशेंट से, हमें एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोविड में मुख्य तौर पर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो हमारी श्वास तंत्रिका है, उससे रिलेटेड सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं, जो कि डेंगू के पेशेंट में हमें कम देखने को मिले। डेंगू के पेशेंट जैसे मैंने बताया था वो ज़्यादातर मांसपेशियों में दर्द और जोड़ों के दर्द लेके आते हैं। बाकी कोरोना के पेशेंट जो हमारे पास हम देखते हैं वो ज़्यादातर श्वास में आने वाली दिक्कतों के ज़्यादा सामने लेके आते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा क्लू मिल जाता है या एक अंदाज हम लगा सकते हैं कि ये पेशेंट किस तरफ जा रहा है। हालांकि मैं फिर से ये कहूँगा कि सटीक जानकारी आज की डेट में लेना ये मुश्किल है। तो हमारे पास आज की डेट में लैब के सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो हम आराम से टेस्ट करा के इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं। हम कोविड-19 की बात करें तो टीकाकरण के बाद काफ़ी हद तक इसमें नियंत्रण पाने में हम सफल रहे हैं। क्या डेंगू का भी टीका उपलब्ध हो सकता है? जी, डेंगू का टीका उपलब्ध है। अभी हिंदुस्तान में नहीं पर बाहर के देशों में अभी भी है। पर ये उन देशों में ज़्यादा है जहाँ पे डेंगू एंडेमिक है। मतलब ये जो डेंगू का टीका हम रिकमेंड करते हैं बाहर के देशों में जहाँ भी अवेलेबल रहता है, ये उन पॉपुलेशन में होता है जहाँ पे जिनको पहले ही एक बार डेंगू हो चुका हो। ठीक है, तो इसका जो अभी एप्लीकेबिलिटी है या उसकी यूजेबिलिटी है वो अभी हिंदुस्तान में अभी उतनी नहीं है। पर अगर ऐसी कंडीशन बनी रही तो हो सकता है आगे वो उपलब्ध हो जाए। अंत में हमारे श्रोताओं को बताएं कि डेंगू से हम कैसे बचाव कर सकते हैं। जी, जैसे मैंने पहले बताया था कि हमें आसपास अपने घरों के जहाँ भी पानी इकट्ठा हो रहा है, आर्टिफिशियल कलेक्शन है, जैसे कूलर हो गए, मटके हो गए, टूटे हुए बर्तन भांडे हो गए, टायर हो गए, या कुछ भी ऐसी चीज़ जहाँ पानी लंबे समय तक इकट्ठा हो सकता है, उन चीज़ों को हमें हटाना होगा। वातावरण में कहीं भी पानी को इकट्ठा ना होने दें, और घर से जब भी आप निकले तो फुल स्लीव्स की शर्ट या कपड़ा आप पूरा पहन के रखें और मॉस्किटो रिपेलेंट का यूज़ करें। अगर डेंगू का संक्रमण होता है किसी कारण से तो पैरासिटामोल का इस्तेमाल करें। पानी खूब पिएं। पानी में 2 से 3 लीटर का पानी आपको रोज़ पीना है, और नारियल पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओआरएस का, क्योंकि बीपी भी थोड़ा कम हो जाता है, तो ओआरएस के घोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर कंडीशन फिर भी इतनी फेवरेबल नहीं रहती तो अपने नज़दीकी चिकित्सक या हॉस्पिटल में आप परामर्श शीघ्र लें। डॉक्टर अश्विनी शर्मा, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने डेंगू कारण, लक्षण, उपचार विषय पर बहुत ही रोचक जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद भारती जी।